Welcome to the Daily News Digest at तैयारी 360 IAS. My name is सौरभ. आप सभी का तैयारी 360 IAS के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है. आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की. Today's date is 4th of April 2024 और जो न्यूज़ पेपर्स हैं which are absolutely critical from the point of view of civil services examination, उनसे हम कुछ relevant टॉपिक्स उठा के उनके ऊपर हम comprehensively चर्चा करेंगे. सो इस कड़ी में हमारे पास आज 5 टॉपिक्स हैं. एक्सट्रीम हीट वेव इन इंडिया और रीजनल स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया. इसको हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे. एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर प्राइमरली प्रीलिम्स स्पेसिफिक. तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, तो प्रीलिम्स के ओनली पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर चर्चा की जाएगी. चले क्लास स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक है एक्सट्रीम हीट वेव इन इंडिया. सो इंडिया सेट टू एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून पीरियड, जो कि समर मंथ्स है. और सेंट्रल और वेस्टर्न पेनिसुलर पार्ट्स जो है इंडिया के, वो सबसे ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे इससे, ऐसा कहना है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का. सो दैट इज नॉट ए वेरी गुड थिंग टू नो, क्योंकि हीट वेव का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है. उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ डेज है हीट वेव के, जो ड्यूरेशन है, वो काफी तेजी से बढ़ा है पिछले कई दशकों में, अगर देखें डिकेड्स में. So this menace is only rising. So this is a absolutely critical topic from the point of view of your GS paper 3. GS paper 3 इसमें environment और climate change बेसिकली एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है. यूपीएससी इससे काफी सवाल भी पूछता है और डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाता है. तो हम जानते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा इस टॉपिक का. तो स्ट्रक्चरल वे में पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, so that you have a set number of points in your mind when you are thinking about a topic. तो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, टॉपिक के बारे में जानेंगे कि हीट वेव एग्जैक्टली है क्या, इसके क्या टेक्निकल लीगल पैरामीटर्स हैं. फिर हम जानेंगे कि कौन से फैक्टर्स एट्रीब्यूटेबल हैं हीट वेव के लिए. फिर हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या है हीट वेव का ऑन ह्यूमन सोसाइटी, ऑन एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल. फिर हम बात करेंगे कि कैसे इसको मिटिगेट करना है और क्या प्रिपेयर्डनेस की जा सकती है एट द लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. तो ये स्ट्रक्चर रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का. चलिए, व्हाट इज ए हीट वेव? सो हीट वेव इज नथिंग बट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. तो जब कोई नॉर्मल, कोई स्टेशन, कोई भी स्टेशन आप उठा सकते हैं जगह, वहां का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे डेविएशन, उसको हम बोलते हैं हीट वेव. अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है ये. आईएमडी इंडिया में डिफाइन करता है कि हीट वेव क्या है. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, 2 पैरामीटर्स है, और एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर. तो किसी भी स्टेशन का अगर नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो अगर डेविएशन हो रहा है 4.5 to 6.4, तो हम कहते हैं हीट वेव एग्जिस्ट करती है. तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 4.5 to 6.4 डेविएशन हो गया, दैट इज 34.5 और 36.4, तो हीट वेव एग्जिस्ट करती है. सीवियर हीट वेव के लिए 36.4 से इसको ऊपर होना होगा. दूसरा है एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर. तो हीट वेव अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चला गया तो हम कहते हैं हीट वेव एग्जिस्ट करती है. और सीवियर हीट वेव के लिए 47 डिग्री से ऊपर अगर चला गया. क्या क्राइटेरिया है कोस्टल स्टेशंस के लिए? जब मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज 4.5 और मोर. हीट वेव कंसीडर्ड की जाती है जब ओनली व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री और मोर फॉर प्लेन्स, 30 डिग्री और मोर फॉर हिली रीजन्स, 37 फॉर कोस्टल स्टेशन. आप देख सकते हैं इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसको कंसीडर किया है आईएमडी ने, जो कि लॉजिकल भी है, रीजनेबल भी है. तो ये है हीट वेव का जो लीगल एस्पेक्ट है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो कि आईएमडी ने हमें दिया हुआ. नाउ अब हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हीट वेव्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ डेज ऑफ जहां हीट वेव होती है, फ्रीक्वेंसी काफी जल्दी जल्दी आ रही है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, और अर्लियर होती जा रही है. पहले अगर हीट वेव मई में होती थी, मिड में, तो अब वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शुरू हो रही है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हीट वेव से जुड़ा हुआ. तो इसको हम लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें. नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरेशन ऑफ द हीट वेव इज इंक्रीजिंग. तो कई बार ऐसा होता था कि 4 दिन के लिए हीट वेव है, नाउ डेज इट इज कैन गो अप टू 8 days 9 days फॉर एग्जांपल. और आप देख रहे हो कि अर्लियर हो रहा है. पहले अगर ये मिड में होता था तो अब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो रहा है. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं
जिनकी वजह से ये जो चेंजेस आप देख रहे हो ये हो रहे हैं हीट वेव को के एस्पेक्ट में। तो सबसे पहले बात करेंगे द कॉमन डेविल, दैट इज क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज इज अपॉन अस, क्लाइमेट चेंज इज रियल, इट इज नॉट ए होक्स। ये कहा जाता है, आप देख रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में कि क्लाइमेट चेंज इज ए होक्स, ये एक झूठ है। झूठ बिल्कुल भी नहीं है। आस्क एनी इंडियन, आपको दिखाई देगा क्लाइमेट चेंज बहुत ही रियल फिनोमेना है। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बेसिक पैरामीटर्स इन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जो कि काफी सिस्टमेटिक है, डॉक्यूमेंटेड है, साइंटिफिक है। क्लाइमेट चेंज इज रियल। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव का जो नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, वो बढ़ती चली जा रही है। आईपीसीसी जो टेक्निकल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि साइंटिफिक असेसमेंट बॉडी है, इनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो कि पब्लिश हुई थी, उसमें ये कह रहे हैं कि जो डेविएशन है ग्लोबल टेम्परेचर का, अगर 1.5 डिग्री बेसिकली अभी जो नंबर कह रहे हैं कि 1.11 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। 1.5 डिग्री तक चला जाएगा बाय द मिड ऑफ द सेंचुरी। और अगर जो भी हम मिटिगेशन के एफर्ट्स ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, तब भी दिस विल बी अराउंड 1.6 टू 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड। वो रेडिकल अप्रोच लेने की बात करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी अगर वर्स्ट हमारे फियर्स ट्रू हो जाते हैं, तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा ना। जब ऐसा होगा तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, एवरी सच इंपॉर्टेंट फैक्टर विल अंडरगो ए सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे हीट वेव जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। दिस ग्राफ विल टेल यू कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में अगर आप देखो, ये अगेन ये डेटा आईपीसीसी का ही है, तो प्रीवियस क्लाइमेट और न्यू क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। तो पहले लेस कोल्ड वेदर हुआ करता था और हॉट जो डेज होते थे वो भी कम होते थे। अभी ग्राफ जो है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, तो कोल्ड जो वेदर है या नंबर ऑफ डेज है कंपेयर टू हॉट, यू कैन सी जो नया रिकॉर्ड है, मोर एंड मोर हॉट वेदर की तरफ हम जाते जा रहे हैं। सो ये जो राइटवर्ड शिफ्ट है इस ग्राफ में, दैट इज वेरी detrimental basically from the point of view of biodiversity, from the point of view of human civilization। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें दिखाई दे रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इज अपॉन अस, और जिसकी वजह से हीट वेव जैसे इवेंट्स आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे। इसके अलावा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर आई गो इनटू दैट, आई जस्ट वांट यू टू शो कि कितनी रिकॉर्डेड डेथ्स हुई हैं हीट वेव की वजह से इंडिया में, सो दैट वी कैन हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो जो डेथ्स है व्हिच आर कॉज्ड बाय द हीट वेव्स, आप देख सकते हैं 1992 से 1999 का जो डेटा है यहाँ पे, 2015 तक का जो डेटा है, 2040 डेथ्स जो है ये हुई थी। नंबर ऑफ हीट वेव अफेक्टेड स्टेट्स भी इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। सो यू कैन सी कि कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2020 में 23 स्टेट्स ऐसे थे जहां पे जो हीट वेव अफेक्टेड स्टेट्स थे। नाउ हीट वेव का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन अर्बन एरिया में उसका जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, इसकी वजह से हीट वेव अर्बन एरियाज में ज्यादा होती है। इसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये होता क्या है? अर्बन एरियाज एज यू नो आर सिंपली कॉन्क्रीट जंगल्स। यस, कंक्रीट से बने हुए जंगल्स हैं, कंक्रीट, स्टील, सीमेंट, इनका इस्तेमाल काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। नाउ ये जो मटेरियल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी वजह से होता क्या है कि ये रिटेन करते हैं हीट को। फॉर एग्जांपल डार्क रोड्स एंड असफॉल्ट पार्किंग लॉट्स, ये हीट को रिटेन करते हैं। रूफ टॉप जो डार्क होते हैं ये हीट को रिटेन करते हैं। ट्रीज कम होते हैं अर्बन एरियाज में, तो शेड कम होता है, लेस बेसिकली इवोपरेशन टू हेल्प कूल द एयर, ये कम होती है। हीट ट्रैप्ड बाय बिल्डिंग्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, तो वो रिटेन करते हैं हीट को। वेस्ट हीट फ्रॉम फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये भी ऐड करते हैं। और इम्परमेबल सरफेस जो है, ये सरफेस मॉइस्चर को भी रिड्यूस करता है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, जैसे ही अर्बन कंक्रीट जंगल्स दिखाई देंगे आपको, तो जो टेम्परेचर है यहाँ पे आपको पीक होता दिखाई देगा। रूरल फार्मलैंड में, सबअर्बन रेसिडेंशियल पार्क जहां होते हैं, वहां टेम्परेचर आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अर्बन एरियाज में।
जिसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है। एज यू नो, वर्ल्ड इज सिंपली मूविंग टुवर्ड अर्बनाइजेशन, इवन इंडिया इज मूविंग टुवर्ड अर्बनाइजेशन। 2011 का हमारा सेंसस कहता है कि लगभग 31% पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन एरियाज में रहती है। अभी जो नया सेंसस है उसका डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2021 में इंडिया की लगभग 36% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, जो कि नंबर बाय 2030 कैन गो अप टू 45% एज वेल एज पर मेनी स्टडीज। तो इसका जो इम्पैक्ट है अर्बन एरियाज में, मोर एंड मोर इंडियंस विल स्टार्ट लिविंग इन अर्बन एरियाज, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को भी होगा। तीसरा जो इशू है वो है इवेंट्स लाइक अल नीनो। अब अल नीनो क्या है? अल नीनो बेसिकली वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज पैसिफिक ओशन। यहां पे जब वाटर वार्म होता है तो उसकी वजह से दुनिया भर में डिफरेंट इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो अल नीनो का उल्टा, जिसे हम ला नीना कहते हैं, दैट इज फेवरेबल टू इंडिया, क्योंकि तब इंडिया में बारिश ज्यादा होती है। अल नीनो के फेज में इंडिया में जो मानसून है वो भी लगभग काफी कम हो जाता है, तो ड्राई फेज एक होता है। अब इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है हीट वेव के ऊपर भी। सो अल नीनो इज ऑल्सो प्रेटी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर हीट इनटू इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर एरियाज जो डेवलप होते हैं, ये लोकल एरियाज भी हो सकते हैं। हाई प्रेशर एरिया जब डेवलप होते हैं तो होता ये है कि जो वार्म एयर है, एयर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जैसे ही एयर वार्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर ऊपर हाई प्रेशर ग्रेडियंट है तो वो एयर को नीचे की तरफ वापस धकेल देता है। ऐसा जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसे ही नीचे धकेलता है तो जो वार्म एयर है वो इस एरिया में ट्रैप सी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं एक शील्ड डेवलप हो जाती है हाई प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, और ये एयर को डाउनवर्ड फोर्स करता है। तो इसकी वजह से भी लोकल रीजन्स में काफी बड़ी मात्रा में हीट वेव जैसे इवेंट दिखाई हमें देते हैं। दिस फोर्स प्रिवेंट्स एयर नियर द ग्राउंड फ्रॉम राइजिंग। ये सिंकिंग एयर एक्ट्स लाइक ए कैप और इट ट्रैप्स वार्म ग्राउंड एयर इन प्लेस। ये बेसिकली फैक्टर्स है जिनकी वजह से हीट वेव जो है उसकी इंटेंसिटी, नंबर, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन जो है उसमें हम वृद्धि देख रहे हैं। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल स्मॉल फैक्टर्स एज वेल, जैसे ड्राउट की कंडीशंस है, प्रेसिपिटेशन कहीं पे कम है, इसकी वजह से भी हीट वेव का इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई हमें देता है। लोकल फैक्टर्स भी होते हैं। नाउ as discussed we will now look into the impact of the heat wave। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ह्यूमन हेल्थ पे है। जो एम्बिएंट टेम्परेचर है ह्यूमन हेल्थ के लिए वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी टेम्परेचर होता है। अप टू 40 डिग्री वी डोंट नीड, 39 to 40 डिग्री वी डोंट नीड मेडिकल केयर। पोस्ट दैट ऑब्वियसली इट विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो देर आर डायरेक्ट इम्पैक्ट, हेल्थ इलनेस हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक हो सकता है, और रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस किसी को है तो उसका जो इम्पैक्ट है और भी नेगेटिव हो जाएगा। और फाइनली हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है, ये सारी चीजें होती है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है, एम्बुलेंस कॉल आउट ज्यादा हो जाते हैं अगर किसी एरिया में हीट वेव का प्रकोप हो तो। स्टोरेज ऑफ मेडिसिन के ऊपर प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके लिए भी एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए आपको। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ फूड बॉटरबोर्न डिसीजेज, मरीन एल्गल ब्लूम्स एक्सेट्रा, और डिसरप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इसका असर दिखाई देता है। तो ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। और ह्यूमन हेल्थ की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक वल्नरेबल सेक्शंस की भी। तो कौन से वल्नरेबल सेक्शंस हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में? तो हम बात करेंगे एल्डरली की, जो बूढ़े लोग हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा होगा, जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा होगा, जो डिसेबल्ड है उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा होगा, जो प्रेग्नेंट वुमन है इनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा होगा। सो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इन डेमोग्राफिक्स को ज्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उस पर भी इफेक्ट होगा। पावर की डिमांड बढ़ जाती है, पावर की डिमांड बढ़ती है तो आउटेजेस भी होते हैं, क्योंकि ग्रिड इंस्टेबिलिटी भी होती है। 2012 में जैसे कि इंडिया में ग्रिड फेलियर हो गया था गर्मियों के महीनों में, तो दैट वाज ए वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। पावर जो पीक डिमांड है वो बढ़ती है, तो उसका इफेक्ट दिखाई देता है ऑन द ओवरऑल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दैट इज अ गिवन थिंग।
वाटर के ऊपर इसका असर पड़ेगा, वाटर सप्लाई के ऊपर इसका असर पड़ता है, डिमांड क्योंकि वाटर की बढ़ जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु में क्या हो रहा है, बेंगलुरु में क्या हो रहा है, बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस खड़ा हो गया है। समर मंथ्स अभी शुरू हुए हैं तब। अर्बन एरिया जैसे हैदराबाद है, बेंगलुरु है, यहाँ वाटर स्ट्रेस हम देख रहे हैं। वाटर स्ट्रेस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, वाटर स्ट्रेस। तो वाटर स्ट्रेस भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्कर प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो जो रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं जहां कूलिंग सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगहों पे प्रोडक्टिविटी गिरेगी। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2022 की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ही सीवियर होगा। हमारी वर्कर प्रोडक्टिविटी काफी कम होगी, क्योंकि उतनी एक्सट्रीम हीट वेव की सिचुएशन में जब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो, पीपल कैन नॉट वर्क आउटडोर्स। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। और इनडोर्स भी अगर कूलिंग सिस्टम नहीं है तो उसका नेगेटिव असर दिखाई देगा वर्कर प्रोडक्टिविटी पे। नेचुरल इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करें, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, फ्लोरा एंड फौना के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आप देखेंगे कि ज्यादा जो स्पेसीज है, ममाल्स फॉर एग्जांपल, वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द कूलर रीजन। तो माइग्रेशन जो है, एनिमल माइग्रेशन जो है, उसके ऊपर भी इसका असर दिखाई देगा। और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी वजह से इंटेंसिफाई होंगे। हीट वेव का इंटरेक्शन भी होता है अदर एक्सट्रीम इवेंट से। अदर एक्सट्रीम इवेंट्स जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ड्राउट की, सूखा। इसका हीट वेव के साथ इंटरेक्शन जब होगा तो और भी ज्यादा डेडली कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देंगे। कोरल रीफ्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, मैरीटाइम इकोसिस्टम है, उनका डिस्ट्रक्शन हीट वेव की वजह से भी हो रहा है, मरीन हीट वेव की वजह से भी हो रहा है। एक एम्बिएंट टेम्परेचर में कोरल रीफ्स ग्रो करते हैं, लेकिन अगर मरीन हीट वेव है, एरिया में टेम्परेचर जो है पानी का वो बढ़ गया है, तो दे विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रेट बैरियर रीफ है, उसका डिस्ट्रक्शन अनअबेटेड जारी है बिकॉज ऑफ द हीट वेव इवेंट्स। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर जो है, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले बुश फायर की घटना हुई थी, जिसकी वजह से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स डाइड। तो फॉरेस्ट फायर, बुश फायर, दैट इज ऑल्सो ए वेरी डेडली थिंग, इंडिया में भी, वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। हीट वेव का उससे डायरेक्ट कोरिलेशन है। इस तरह से इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। अगर हम रिसेंट इवेंट्स की बात करें, द लास्ट फ्यू डिकेड्स, तो यूएसए में 1995 में हीट वेव इवेंट हुआ था, मोर देन 600 डाइड। समर ऑफ 2003 वाज वेरी डेडली फॉर यूरोप, मोर देन 70,000 डाइड। ये मोर्टालिटीज है। रशिया में 2010 56,000 डाइड। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखें यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया का नंबर दिखाई दे रहा है, 300 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। इंडिया में आपने देखा कि 2000 से ज्यादा डेथ 2015 में हुई थी। रिसेंट ईयर्स में हमने उन डेथ के नंबर्स को कम किया है, लेकिन अभी भी वो सिग्निफिकेंटली एक चैलेंज बना हुआ है। नाउ ये है हीट वेव का इफेक्ट जो कि हमने देखा। नाउ हाउ विल यू मिटिगेट दिस, बिकॉज यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। ये नेचुरल डिजास्टर है, तो आप इसको मिटिगेट कैसे करेंगे? मिटिगेशन के लिए क्या आप कर सकते हैं? इसके इम्पैक्ट को कम करना इज मिटिगेशन। कैसे करेंगे इसको आप? तो वल्नरेबल पॉपुलेशन को आपको टारगेट करना पड़ेगा। जैसे चिल्ड्रन हो गए, तो स्कूल्स, उनकी समर स्कूल्स जो होती हैं, समर में के टाइम पे जल्दी बंद करनी पड़ेंगी, फैक्ट्रीज जल्दी क्लोज करनी पड़ेंगी, अर्ली मॉर्निंग वर्क और लेट इवनिंग वर्क को आपको प्रमोट करना होगा अगर कूलिंग अवेलेबल नहीं है इंडोर्स। इसके अलावा ज्यादा ट्रीज प्लांटेशन करना पड़ेगा। जो नेशनल ग्रीन मिशन है इंडिया का, उसको और ज्यादा आपको पुश करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर एंड मोर जो फैसिलिटीज हैं वाटर के लिए, जैसे ORS का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ORS सैचेटेज आते हैं जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इनका काफी बड़ा रोल है टू रिड्यूस द मोर्टेलिटीज। आपको शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप मिटिगेट करना चाहते हैं। जो सोशल कैपिटल है, आपको उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, टेम्पल्स हैं, चर्चेज हैं, मॉस्क हैं, गुरुद्वाराज हैं, दे कैन कम फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड। और पानी पीने का जो होता है, शुद्ध पानी, सामान्य पानी, उसकी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी होगी। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कैसे आप प्रिपेयर करेंगे? प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको हीट एक्शन प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो इंडिया में NDMA जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट को देखती है। तो इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है, 2016-2019 की गाइडलाइंस है, तो वो काफी रेलेवेंट है। प्रिपेयर्डनेस के लिए शेल्टर होम्स की बात कर रहे हैं,
ग्रीनरी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि कैसे कूलिंग को हमको प्रमोट करना ज्यादा से ज्यादा, तो नेचुरल कूलिंग भी, आर्टिफिशियल कूलिंग भी। सो जैसा कि आजकल कहा जा रहा है कि स्कीम्स बहुत सारी लॉन्च होती है, तो देयर शुड बी ए स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री हर घर एसी योजना। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, प्रधानमंत्री हर घर एसी योजना। कुछ दिनों पहले जैसे हमारे एक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने बोला कि ट्रक्स जो है इंडिया में जो चलते हैं उसमें भी एसी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया वो इनका स्टेटमेंट। बट नॉनदलेस दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स आर नेसेसरी इफ यू वांट टू टैकल द मेनेस ऑफ हीट वेव। तो एनडीए में बेसिकली उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं 2016 में, 2017 में उसको मॉडिफाई भी किया गया है। So basically to facilitate the stakeholder in preparing a heatwave management plan or help in mobilization coordination of various stakeholders. IMD वार्निंग भी देता है कलर कोडिंग पे, तो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जनरेशन की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा रीच आउट करने की जरूरत है लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, लेगेसी मीडिया के थ्रू, ताकि ज्यादा ज्यादा उनको अलर्ट कर सके। अर्ली वार्निंग हम सिस्टम हमारे पास है, उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको डिसिमिनेट करने में अंतर होता है। आपने कलेक्ट तो कर ली, हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, लेकिन उसको लेके जाना टू द लास्ट पर्सन इन द रो, दैट इज द चैलेंज। तो कलर कोडिंग जैसे एफर्ट्स जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेड अलर्ट में जब एक्शन लेना है, एक्सट्रीम हीट वेव अलर्ट फॉर द डे, जब 2 दिन से ज्यादा हीट वेव हो, नंबर ऑफ हीट वेव लाइकली टू एक्सीड 6 days, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द एक्सट्रीम हीट वेव इन इंडिया। दूसरा टॉपिक हमारे पास है रीजनल इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं कि कैसे वेस्ट एशिया से रिलेटेड न्यूज आइटम्स, चाहे वो इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, या फिर अब्राहम अकॉर्ड्स की बात हो, या फिर जो ट्रेड डिसरप्शंस हो रहे हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में, सब कुछ वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो रीजनल इंस्टेबिलिटी वेस्ट एशिया, जैसे यूरोप के अंदर मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, बट सिंस वी आर सिटिंग इन दिल्ली इन इंडिया, तो हम इसको मिडिल ईस्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वेस्टर्न एशिया, क्योंकि हमारे तो वेस्ट में है, ये तो वेस्टर्न एशिया है। यहाँ पे रीजनल इंस्टेबिलिटी हो रही है। नाउ जो खबर है वो ये है कि सस्पेक्टेड इजरायली वॉर प्लेन्स बेसिकली हैव बॉम्ब्ड ईरान्स एम्बेसी इन सीरिया ऑन मंडे, और इसमें ईरान का कहना है कि 7 से ज्यादा उनके मिलिट्री एडवाइजर्स इंक्लूडिंग 3 सीनियर कमांडर्स की डेथ हो गई है। और ये काफी बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि ईरान की एम्बेसी को टारगेट किया गया है सीरिया के अंदर। सो एक थर्ड कंट्री में इजराइल ने ईरान की एम्बेसी को टारगेट किया है। As you can see the picture, the destruction, you can see more than 7 people of significance have died. Now, before I jump into the topic, I just want you to note, keep that in mind, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेस्ट एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। उसका एक स्ट्रक्चर होगा। I'll talk about कि वेस्टर्न एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं, उनकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफिकल उनका रीच और जो एक्सटेंट है वो कितना है, so that you can visualize it properly। और फिर हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स क्या है, अभी ट्रेंड्स क्या है, रिसेंटली क्या वहां पर चीजें हो रही हैं, और फिर इम्पैक्ट क्या है इंडिया के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, अगर ये इंस्टेबिलिटी जारी रहती है तो। नाउ व्हाट इज वेस्टर्न एशियन रीजन? सो दिस मैप टेल्स यू मेनी थिंग्स। हम कहते हैं कि वन इमेज इज सिंपली सेज मोर देन 1000 वर्ड्स, सो दिस इमेज इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस रिगार्ड। आपके सामने वेस्टर्न एशिया का एक मैप है। हम पर्शिया, ईरान से शुरू करते हैं, वेस्टर्न एशिया हमारे लिए शुरू होता है। दैट इज यस, जो अफगानिस्तान उस वक्त यहाँ पे इंडिया हुआ करता था, सो अभी पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान मोस्टली इन साउथ एशिया। तो ईरान से शुरू होता है और बेसिकली यूरोप में आप देख रहे हो टर्की ऑटोमन एम्पायर जो है यहाँ तक जाएगा ये। इजिप्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट। सो नॉर्दर्न जो अफ्रीका का एरिया है दैट इज जियोपॉलिटिकली ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। वेस्टर्न एशिया रीजन हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट। दिस वाज द ट्रेड रूट जो कि इंडिया और चाइना से निकल के जाता था, सिल्क रूट जिसे हम कहते थे। उसमें वेस्टर्न एशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। दे वर द मिडिल मैन, और ये ट्रेड इंडिया और चाइना से निकल के वेस्टर्न एशिया के थ्रू यूरोप तक जाती थी। इसी को बाईपास करने के लिए वास्को डिगामा और बेसिकली द पोर्तुगीज एंड द यूरोपियंस, दे वांटेड ए अल्टरनेटिव ट्रेड रूट टू इंडिया। इसीलिए वास्को डिगामा इंडिया आया था, इसको बाईपास करने के लिए, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बेसिकली ये जो कैप्चर हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल का टर्की के अंदर जो आज है, उसका जो कैप्चर हुआ, दैट हैव लेड टू वीकनिंग ऑफ द यूरोपियन हैंड्स इन दिस ल्यूक्रेटिव ट्रेड। उसको बाईपास करने के लिए दे वांटेड एन अल्टरनेट रूट। तो अगर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे ज्यादा, अभी हम फोकस करते हैं कि वेस्टर्न एशियन मैप 1880 में कैसा दिखता था। तो आप देख रहे हो पर्शिया यहाँ पे है, दिस इज अरब नोमैड्स और ओटोमन
अंपायर, जो कि काफी बड़ा एक अंपायर था, वो एग्जिस्ट करता है। अब इस मैप को देखिए, वेस्टर्न एशिया के 1920 में क्या हो रहा है। 1920 में क्या हो रहा है, मैप हैज गॉन सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा क्या हुआ 1920 में? सो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन पावर्स आर सिंपली अगेंस्ट एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट पावर इन द वेस्टर्न एशियन रीजन, दैट इज ऑटोमन एम्पायर। सो ऑटोमन एम्पायर गॉट डिफीटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जिसके बाद ये पूरी टेरिटरी को यूरोपियन पावर्स ने डिवाइड कर लिया। तो 1919 में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, जब ब्रिटिश और फ्रेंच पार्टीज गवर्नमेंट्स ने एक 1916 का एग्रीमेंट था, जिसको हम हिस्ट्री में कहते हैं स्काइस-पिकोट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट 1916 में साइन हुआ था और फ्रेंच और ब्रिटिश अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि 1919 में उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। ये एग्रीमेंट कहता क्या है? ये एग्रीमेंट सिंपली अरब वर्ल्ड को डिवाइड करता है इनटू नेशन स्टेट्स। अभी एम्पायर्स थे, अब इनको नेशन स्टेट्स बनाया जाएगा। लीग ऑफ नेशंस जो प्रेडिसेसर था यूनाइटेड नेशन का उस वक्त, उसने इस स्कीम को, इसके ऊपर हरी झंडी दे दी और रिकॉग्नाइज किया इन नेशन स्टेट्स को। और बेसिकली दे अलोकेटेड और अलॉटेड द मैंडेट्स, इसको मैंडेट कहा गया हिस्ट्री के अंदर, मैंडेट्स टू फ्रेंच एंड ब्रिटिश टू गवर्न दीज स्टेट्स अंटिल इट वाज डिटरमाइंड दैट दे वर रेडी फॉर इंडिपेंडेंस। तो नेशन स्टेट आपने बना दिया और लीग ऑफ नेशन से हरी झंडी ले ली। ये ब्रिटेन और फ्रांस ने ली हरी झंडी कि जब तक ये लोग तैयार नहीं हो जाते खुद को रूल करने के लिए, सेल्फ रूल के लिए, तब तक हम इनको गवर्न करेंगे। सो फंडामेंटली मैप चेंज हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब आ जाइए प्रेजेंट टाइम पे। ये है मैप आज का 2024 का। इजराइल, लेबनान, इजिप्ट, टर्की, सबकी जो बॉर्डर्स है ये मॉडर्न बॉर्डर्स हैं। आप देख सकते हैं कितना सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इस रीजन का हुआ है। तो जो पार्टीशन का मैस एक तरीके से ब्रिटेन इंडिया में क्रिएट करके गए, वो यूरोपियन जो हैंड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो आप वेस्ट एशियन रीजन में भी देख सकते हैं। इजराइल तब एग्जिस्टेंस में आया, दो रिलीजियस थियोक्रेसीज केम इनटू द एग्जिस्टेंस पोस्ट विड्रॉवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर जब बाहर हटता है अपने कॉलोनियल टेरिटरी से, तो वो दो थियोक्रेसीज को जन्म देता है। एक है आपका पाकिस्तान, जो कि एक थियोक्रेसी है, इस्लामिक स्टेट है, और दूसरा है ज्यूइश स्टेट, दैट इज इजराइल। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है वेस्टर्न एशिया में, इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें। लेकिन वेस्टर्न एशियन स्टेबिलिटी में इजराइल का जो इशू है, अभी आप जानते हैं वॉर चल रही है इजराइल और हमास के बीच में गाजा पट्टी के ऊपर, वो एक वेरिएबल है, लेकिन वो दैट अलोन डोंट डिफाइन द वेस्टर्न एशियन क्राइसिस। वेस्टर्न एशियन रीजन काफी बड़ा है, इसमें डिफरेंट एक्टर्स है, जिसको हम आगे जानेंगे। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखें वेस्टर्न एशिया की, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से यूएस के एलाइज हैं यहाँ पे। तो सऊदी अरेबिया यूएस का एलाई है, यूएई यूएस का एलाई है, इजिप्ट हो गया एलाई है, इजराइल द स्टॉन्चेस्ट एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फिर है इस्लामिस्ट लीनिंग ब्लॉक, जहां पे इस्लामिज्म काफी बढ़ गया है। तो टर्की आप देख रहे हो, अर्दोगान द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, ही वांट्स टू क्रिएट द न्यू ऑटोमन्स। और फिर है ईरान लेड ब्लॉक। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो चार की या कोर पावर्स हैं जिनको हमें देखना है। तो सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को आप कहोगे कि भाई वो तो नॉर्दर्न अमेरिका में सिचुएटेड है, यस, लेकिन यूनाइटेड स्टेट एक सुपर पावर है। बाय डेफिनेशन सुपर पावर सबका नेबर होता है। तो यूनाइटेड स्टेट भी हमारा भी नेबर है, यूनाइटेड स्टेट्स, और वेस्टर्न एशियन रीजन में भी कंट्रीज का नेबर है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस होती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाइज एक एक्सिस है इस पॉलिटिक्स में। दूसरा एक्सिस जो है सऊदी अरेबिया लेड सुन्नी अरब स्टेट्स है। सुन्नी जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है इस्लाम के अंदर, वो यहां पे आपको दिखाई देगा। तीसरा एक्सिस है ईरान लेड शिया ग्रुप्स, और चौथा एक्सिस है जो भी टर्की ने खड़ा कर लिया है, दे वांट टू क्रिएट ए न्यू ऑटोमन्स। इसके अलावा अगर आप देखें एक्सटर्नल जो पावर्स है, जैसे रशिया है, चाइना है, इंडिया है, इनका भी इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, लेकिन ये चार की प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर जारी है पिछले 2 दशकों से, उससे भी पहले, लेकिन 2 दशकों में इंटेंसिफाई हो गई है। तो 2011 में एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है जिसको हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। अरब स्प्रिंग was a systematic a movement which brought systematic changes। तो जो थियोक्रेसीज है ये मोनार्कीज भी है, राजा का रूल है यहाँ पे, डिक्टेटर्स का रूल है। तो जनता खड़ी होती है इनके अगेंस्ट
अरब स्प्रिंग के दौरान, और बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है ये पूरा मूवमेंट। तो सऊदी अरेबिया जो कि एक अरब स्टेट है, सुन्नी अरब स्टेट है, द हार्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, क्योंकि इस्लामिक जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है मक्का एंड मदीना, दे बोथ आर इन सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया मोस्टली सुन्नी स्टेट्स है, 95% पॉपुलेशन जो है यहाँ पे सुन्नी है। ईरान के अंदर 89% शिया है, 10% सुन्नी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। जो बैटल फील्ड है वो कहाँ है? बैटल फील्ड है आपकी इजराइल, दैट इज इजराइल, ये आप इजराइल देख रहे हो। बैटल फील्ड इज सीरिया, सीरिया में भी एक सिविल वॉर चल रही है अभी भी, हालांकि काफी हद तक वो कंट्रोल में आ गई है। यमन के अंदर एक सिविल वॉर है, देन सऊदी अरेबिया कुछ सालों पहले उसने एक वॉर लॉन्च कर दी यमन के ऊपर। लॉलेसनेस के एरियाज है, हुतीज कंट्रोल्ड एरियाज हैं, अब जो रेड सी पे भी उनका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। और स्मॉलर मोनार्कीज है, जैसे कुवैत है, कतर है, यूएई है, दे आर ऑल्सो वेरी रेलिवेंट इन दिस रिगार्ड। कंट्रीज लाइक लेबनान, सीरिया, ये सब कुछ जितनी कंट्रीज हैं ये पार्टी है टू दिस लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ये दो प्राइमरी एक्सिस हैं जो कि मैंने आपको बताया कि 4 एक्सिस हैं, जिनमें से 2 सऊदी अरेबिया लेड सुन्नी स्टेट्स, ईरान लेड शिया स्टेट्स, और यूएस एंड इट्स अलाइज आर आल्सो वेरी। तो मोस्टली जो सुन्नी स्टेट्स हैं, मोनार्की सऊदी अरेबिया है, ये अलाइड है विद यूनाइटेड स्टेट्स। नो, ईरान इज सिंस 1979, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, ईरान में भी राजा का राज था पहले, किंग शाह ऑफ ईरान हुआ करता था, जिसको एक इस्लामिक मूवमेंट ने थ्रू आउट किया। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और ईरान टर्न्ड एंटी यूनाइटेड स्टेट्स। दे हैव लार्ज ऑयल रिजर्व्स, ईरान आल्सो, सो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। और ईरान पावर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज से पावर पोटेंशियल इनका काफी कम है, लेकिन इनके जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने पूरे रीजन में अपना, आप उसको आतंक कह सकते हो, उसको आप ट्रबल कह सकते हो, मचाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्रॉक्सीज कहाँ है ईरान के। ईरान के प्रॉक्सीज इराक में है, सीरिया में है, लेबनान में हिजबुल्लाह, फलस्तीन टेरिटरीज हमास, फलस्तीन इस्लामिक जिहाद, बहरीन में है, यमन में है। तो पूरे जो टेंटिकल्स है ईरान के, आप देख सकते हैं, असिमेट्रिकल वॉरफेयर इसको कहा जाता है, तो वो पूरे रीजन में फैले हुए हैं। एंड थ्रू दीज प्रॉक्सीज दे अटैक यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट अलाइज। तो ये काफी सिग्निफिकेंट उनका पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और न्यूसेंस भी है एक तरह से क्रिएट करते हैं, और प्रॉब्लम्स भी दूसरे कंट्रीज के लिए क्रिएट करते हैं। नाउ इसके बाद ये एक्सेस को अगर हम छोड़ें तो गाजा के अंदर एक वॉर चल रही है अक्टूबर 2023 से। क्या होता है अक्टूबर में? एक टेरर अटैक होता है ऑन 7th of October, जो कि हमास ने किया ऑन इजराइल। मोर देन 1200 सिविलियंस डाइड, 1200 से ज्यादा सिविलियंस इजराइल के डेथ होती है। इट वाज लाइक 2016-11 फॉर इंडिया। 26/11 मुंबई के अटैक जब हुए थे, हमारे भी 250 से ज्यादा सिविलियंस की डेथ हुई थी। यहाँ पे 1200 से ऊपर डेथ्स हुई हैं। उसके बाद इजराइल ने ऑल आउट वॉर ऑलमोस्ट गाजा में लॉन्च कर दिया, और मोर देन 32,000 civilians have died in Gaza. More than 75,000 are wounded और 8,000 से ज्यादा मिसिंग है। ये नंबर एक ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी क्रिएट हो गई है गाजा के अंदर। फेमाइन की सिचुएशन डेवलप हो रही है एज पर द यूएन, और सिस्टमेटिक ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस भी हो रहे हैं। कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, एज यू कैन सी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कुछ इलाकों में, मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज हैव गॉन थ्रू। तो काफी सिग्निफिकेंट ये वॉर है जो गाजा के अंदर चल रही है। अक्टूबर 2023 से 6 महीने इसको बीत चुके हैं, एंड वी डोंट नो वेयर इट विल एंड। सीज फायर की जो अपील है डिफरेंट कंट्रीज ने की है, इंडिया ने भी की है, वो उसका कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है वॉर के ऊपर, वॉर कंटिन्यूसली इज अबेटिंग। तो इंस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। नाउ इजराइल थ्रू लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान इज पुशिंग इनटू दिस वॉर। हमास ऑलरेडी इज अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान। सो एक तरीके से ईरान इज फाइटिंग दिस वॉर अगेंस्ट इजराइल, इसीलिए उनकी एम्बेसी पे इजराइल ने अटैक किया। तो इजराइल इज टारगेटिंग टेरिटरीज इन सीरिया, इन लेबनान। एक तरीके से रीजनल इंस्टेबिलिटी जो कि वॉर थी बिटवीन हमास एंड इजराइल, वो अब पूरे रीजन को इनगल्फ करती हुई दिखाई दे रही है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक। नाउ इस पूरी इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या हुआ, क्योंकि आपका एग्जामिनर इंडियन पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल पूछेगा। तो इंडियन डायस्पोरा जो वेस्ट एशिया में है, 9 मिलियन से ज्यादा ये नंबर है, 9 मिलियन, दैट इज 90 लाख से ज्यादा हमारा डायस्पोरा डिफरेंट वेस्ट एशियन कंट्रीज में है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर,
अभी इसराइल में भी हम अपने माइग्रेंट वर्कर्स को भेज रहे हैं। तो ये डायस्पोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। बहुत भारी मात्रा में ये रेमिटेंसेज इंडिया को सेंड करते हैं। इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्री जहां रेमिटेंसेज आती हैं, मोर देन 125 बिलियन प्लस लास्ट ईयर का डेटा है ये। तो हमारे लिए डायस्पोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के अंदर मिशन शक्ति लॉन्च किया। जहां जहां प्रॉब्लम्स हुई, जैसे अफ्रीका में सूडान के अंदर हुई, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया गया। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज है, यहाँ से हम डायस्पोरा को सेफली वापस लाना चाहते हैं। तो वी डोंट वांट कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जहां 9 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स विल बी इम्पैक्टेड। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीस स्टेबिलिटी इस रीजन में बनी रहे। दूसरा, इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रीजन। मोर देन 51% ऑफ इंडियन एनर्जी बेसिकली कम्स फ्रॉम दिस एरिया एज पर द जनवरी 2024 डेटा। तो हम इंडिया डिफिसिट है हमारा एनर्जी का, हम गैसोलीन, ऑयल एंड पेट्रोल ये हम इंपोर्ट करते हैं भारी मात्रा में, तो इसी एरिया से मोस्टली हम करते हैं। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी इंपैक्ट होगा अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो एनर्जी जो ट्रेड है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फिर इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। डिप्लोमेटिक टाइट रोप हमारे लिए मेंटेन कर पाना बहुत टफ है। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसका फॉरेन मिनिस्टर दिन का नाश्ता ईरान तेहरान में कर सकता है, दोपहर का खाना सऊदी अरेबिया में कर सकता है, शाम की चाय वो इजराइल में पी सकता है, और कुछ सालों पहले तक रात का खाना वो टर्की में खा सकता था। अभी दीज डेज देयर इज सम इश्यूज विद इंडिया एंड टर्की। सो डिप्लोमेटिक टाइट रोप जो है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं उसको मेंटेन कर पाना काफी टफ हो जाएगा। देखा हमने 2 अक्टूबर 7 के बाद कि कैसे इंडिया ने कंडेम किया जो टेरर अटैक हुआ इसराइल के अंदर। साथ ही साथ हमने 2 स्टेट सॉल्यूशंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फलस्तीनियन और इसराइल के बीच में, उसको हमने सपोर्ट किया। ये टाइट रोप है। ओवरऑल इंडियन ट्रेड के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मोर देन $200 बिलियन वर्थ हमारी जो ट्रेड है पूरे रीजन के साथ, जिसमें से 73 केवल यूएई के साथ हम करते हैं, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे एक्सपोर्ट्स गिर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज इन एक्सपोर्ट्स की वजह से क्रिएट होती है इंडिया में, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कनेक्टिविटी जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो कि G20 समिट के अंदर इंडिया में अनाउंस हुआ था, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इंस्टेबिलिटी है तो। सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच एक अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड, जो ट्रम्प के प्रेसिडेंसी के टाइम पे साइन हुआ था, जिसमें यूएई पार्टी था, इजिप्ट पार्टी था, उसको सऊदी अरेबिया तक एक्सटेंड करना था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वॉर अक्टूबर में जो हुआ हमास और इसराइल के बीच में, वो अब ठंडे बस्ते में चला गया। और आप देख रहे हैं ये जो कॉरिडोर है ये यूएई, सऊदी अरेबिया और इसराइल के थ्रू ही निकल रहा है। तो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। नाउ द ग्रेटर द इंस्टेबिलिटी इज द मोर बेसिकली द पॉसिबिलिटी फॉर द चाइनीज स्टेट। लास्ट ईयर उन्होंने, चाइना ने ईरान और सऊदी के बीच में एक पीस अकॉर्ड नेगोशिएट करवाया था, जिससे उनका डिप्लोमेटिक जो प्रेस्टीज है काफी बढ़ गया। वी डोंट वांट चाइनीज टू इंटरवीन इन दीज एरियाज मच। तो हम नहीं चाहते कि उनका जो एक्सटेंशन है एक तरह से उनकी पावर का, वो इस रीजन में भी हो, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेडिकलाइजेशन जो है वो बढ़ेगा अगर इंस्टेबिलिटी रही। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट कैन रीच इनटू इंडिया। ये जो इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से भी इंडिया में रेडिकलाइजेशन हो सकता है। और जब इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे सीरिया में सिविल वॉर हुई, तो आईसिस का जन्म हुआ, इस्लामिक स्टेट। और इंडिया में भी बहुत सारे लोग इन हंड्रेड्स बेसिकली दे हैव जॉइंड आईसिस, उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन किया गया। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो पीस है हमारी सोसाइटी का, जो सद्भावना है, जो हार्मोनी है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो इम्पैक्ट है हमारा इंडिया के ऊपर, इंडियन इंटरेस्ट के ऊपर, वो काफी सीवियर होगा अगर इंस्टेबिलिटी, रीजनल इंस्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में बनी रहती है। हम देख रहे हैं कि कैसे बिकॉज ऑफ दैट इंस्टेबिलिटी जो हाउतीज रेबल्स है, जो सोमाली पायरेट्स है, वो पूरे वेस्टर्न इंडियन ओशन में और नॉर्दर्न अरेबियन सी में बेसिकली पायरेसी में इन्वॉल्व है, जिससे ट्रेड भी थ्रेटन हो रही है। सो दैट इज नॉट गुड फॉर अस। हमें पीस चाहिए अगर हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड, और ट्रेड के लिए जरूरी है कि पीस बना रहे। ये हुआ टॉपिक रीजनल इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। तो इसको आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। नाउ वी विल फोकस ऑन प्रीलिम्स। The first topic is earthquake in Taiwan. ताइवान में अर्थक्वेक आया है मोर देन 7.4 रिएक्टर स्केल का, जो काफी डेट्रीमेंटल, डिवास्टेटिंग हो सकता था
बट बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव प्रिपेयर्डनेस नंबर ऑफ डेथ्स जो है, जो कैजुअलिटीज है, अभी तक जो डेटा हमारे सामने आया है, इट इज लेस देन 10. दैट इज द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस ताइवान है. तो प्रिपेयर्डनेस का लेवल काफी बढ़िया है, इसलिए अर्थक्वेक का बहुत इंपैक्ट नहीं हुआ. लेकिन ये बहुत ही डेडली अर्थक्वेक था. आपके एग्जामिनर की नजर में भी ये है. तो मोस्टली हम जानेंगे कि रिंग ऑफ फायर का इससे क्या रिलेशन है. तो ताइवान इज अलोंग द रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए. सो वी विल नो कि ये क्या है. लोकेशन इसकी क्या है. ये हॉर्स शू शेप्ड जोन है जो इंसर्कल करता है पैसिफिक ओशन को. स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बेरिंग स्ट्रेट डाउन थ्रू जापान इनटू न्यूजीलैंड. सो आप मैप में देख भी सकते हो. ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड है. ये ऐसा हॉर्स शू जैसे होता है वैसा इसका शेप है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को टच करता है. वॉल्केनिक एक्टिविटी काफी ज्यादा है. 75% ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पे लोकेटेड है. क्यों? क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से सबडक्शन जोन क्रिएट होता है. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं वो सबडक्ट हो रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जा रही है. इसकी वजह से मैग्मा इरप्ट होता है. टेक्टोनिक एक्टिविटी इसलिए काफी ज्यादा है. पैसिफिक प्लेट जो कि एक मेजर प्लेट है, उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा रोल है. यहाँ पे लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट है ये दुनिया की. और जियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है रिंग ऑफ फायर की, मोस्टली इससे रिलेटेड है. कौन सी कंट्रीज है पैसिफिक रिम कंट्रीज जिन्हें कहते हैं, पैसिफिक ओशन को बॉर्डर करती है विद इन द रिंग ऑफ फायर? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, इंडोनेशिया. ये जो नेम्स है कंट्रीज के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज अर्थक्वेक इन ताइवान. इंडियन गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने कॉन्डोलेंसेस भेजे हैं और ताइवान का नाम लेके उन्होंने ट्वीट किया है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ताइवान इज एरिया क्लेम्ड बाय चाइना और चाइना एम्फेसाइजेस के इंडिया, सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, वन चाइना पॉलिसी उनकी फॉलो करें, ताइवान के साथ रिलेशन ना रखें. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरा टॉपिक है अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट, जो कि कल रात को किया गया. बहुत ही सिग्निफिकेंट टेस्ट है ये. जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है इंडिया की, प्रीमियर एजेंसी जो कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर करती है, उनको प्रिपेयर करती है, दे हैव द ऑथराइजेशन मैनेज करने का. उन्होंने इसको टेस्ट फायर किया है. बेसिकली ये यूजर ट्रायल था. कुछ ट्रायल डेवलपमेंटल ट्रायल होते हैं जो डीआरडीओ करता है, ये यूजर ट्रायल था. यूजर्स ने इसको ट्राई किया है. तो 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल वेपन है ये विद रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स. अग्नि 4 और 5 में जो टेक्नोलॉजीज थी, जैसे नई टेक्नोलॉजी, कंपोजिट मोटर केजिंग, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एडवांस रिंग लेजर जायरोस्कोप्स, इनका इस्तेमाल इस मिसाइल में किया गया है. ये मिसाइल जो है कंपेयर टू अदर अग्नि मिसाइल्स इज लाइटर एंड एजाइल. क्यों? क्योंकि इसमें कंपोजिट मोटर केसिंग्स है और नई सिस्टम्स को इस्तेमाल किया गया है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है जिसमें मर्व टेक है. आपने कुछ दिनों पहले देखा अग्नि 5 में MIRV टेक का इस्तेमाल किया गया, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल. लेकिन MARV इज डिफरेंट. ये मनूवेबल री एंट्री व्हीकल है. इसमें वेपन जो होगा, मतलब जो हमारा पेलोड है वो एक ही है, लेकिन ये एक फिक्स ट्रेजेक्टरी में अपने टारगेट को अटैक नहीं करेगा. ये मनूवरेबल है, ये मनूवर कर सकता है. बेसिकली एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को धोखा देने के लिए या उनको कंफ्यूज करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है टू हिट द टारगेट, और इससे इंडियन न्यूक्लियर डिटरेंट काफी इनहेंस होता है, क्योंकि कैनेस्टराइज्ड मिसाइल, इसको कैनेस्टराइज किया जाएगा. तो बेसिकली सिस्टम ये था, पहले इंडियन मिसाइल्स और जो वॉरहेड है, जो न्यूक्लियर वेपन है, उसको अलग अलग रखा जाता था. लेकिन ये सॉलिड फ्यूल वेपन है, तो ये कैनिस्टर के अंदर होगा और जो न्यूक्लियर पेलोड है आपका वो मेटेड होगा इस मिसाइल के साथ. सो विद इन मिनट्स ये रेडी टू यूज मिसाइल है एक तरीके से. हमारा न्यूक्लियर डिटरेंट भी इससे बढ़ता है, गिवन वी आर सराउंडेड बाय 2 एडवर्सरीज जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जिनका अलायंस है चाइना एंड पाकिस्तान. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन माइनिंग सेक्टर इज द थर्ड टॉपिक. सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है इन प्रोडक्शन ऑफ की मिनरल्स. सो ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है बेसिकली. सो इकोनॉमी के अंदर 3 हिस्से होते हैं. इट्स लाइक ए ट्राइंगल. तो हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करते हैं, इसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, सेकेंडरी एक्टिविटीज जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, और टर्शरी एक्टिविटीज जिसमें सर्विसेज की हम बात करते हैं. तो प्राइमरी एक्टिविटीज में माइनिंग सेक्टर आएगा. इसकी ग्रोथ काफी बढ़िया देखी जा रही है. की मिनरल्स और एल्यूमिनियम मेटल की अगर हम बात करें, तो इंडेक्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन IMP अगर आपको, ये फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 was 8.0% हायर कंपेयर टू द सेम लेवल, दैट इज फरवरी 2023 के कंपैरिजन में. 8% की ग्रोथ देखी जा रही है अक्रॉस द मिनरल्स. अगर आप देखें, चाहे वो आयरन ओर हो, लाइमस्टोन हो, रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा जा रहा है.
रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सेक्टर्स लाइक एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, ऑटोमेटिव, कंस्ट्रक्शन, इस पे काफी इसका असर दिखाई देगा। आयरन ओर प्रोडक्शन जो है 230 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ के 252 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है, 9.6% ग्रोथ देखी जा रही है। लाइमस्टोन प्रोडक्शन ऑलरेडी सरपास कर चुका है पिछले ईयर के टारगेट को। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, फोर्थ लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो मिनरल्स हैं उनका हम एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए, इनका इंपोर्ट कम किया जाए और इनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माइन किया जा सके सस्टेनेबल वे में, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ती रहे। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई विल मीट यू अगेन टुमारो ऑन द सेम Tayari 360 IAS, that is Daily News Digest. Keep watching, keep liking the content. Thank you.